नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश। रिट साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे थे, तो उसमें कुछ टॉपिक हमने शुरू में फिजिक्स के किए थे, बाद में कुछ टॉपिक बायोलॉजी के देखे थे। आज फिर से एक टॉपिक जो है फिजिक्स का ले रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश। तो इसको आराम से देखिए आप टॉपिक को। इसमें देखिए, सबसे पहले यदि पूछा जाए कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश के बारे में ध्यान रखना है। प्रकाश एक तरंग है। जब आपको ध्वनि टॉपिक पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था कि तरंग क्या होती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही यदि ये पूछ लिया जाए कि तरंग किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ आपने पढ़ा कि प्रकाश एक तरंग है। तो तरंग क्या होते हैं? ऊर्जा के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तरंग कहा जाता है। एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा का प्रवाह होता है, किस रूप में होता है? तरंग के रूप में। इसमें ध्यान रखिए, तरंगों के अंदर पदार्थों का या कणों का प्रवाह नहीं होता। ये सारी चीजें हमने ध्वनि वाले टॉपिक में अच्छे से समझी थी। फिर भी वापस से प्रकाश वाला टॉपिक यदि आप पढ़ रहे हो तो तरंग के बारे में आपकी जो बेसिक समझ है वो होनी चाहिए। तो प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, और तरंग में सिर्फ ऊर्जा का संचरण होता है, कणों का या पदार्थों का संचरण नहीं होता है। इसमें आगे देखिए, तरंग जो हैं दो प्रकार की होती हैं। माध्यम के आधार पे दो प्रकार की तरंगें, एक होती है यांत्रिक तरंग और दूसरी होती है अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंगें वो होती हैं जिन्हें चलने के लिए माध्यम चाहिए। और माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। माध्यम ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। अयांत्रिक तरंगें हैं, इनको माध्यम की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये निर्वात में भी चल सकती हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? प्रकाश की। प्रकाश तरंगें जो है निर्वात में चल सकती हैं। इसका हमें कैसे पता चलता है? जैसे ये पृथ्वी और चारों ओर है वायुमंडल, और ये सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। यहाँ जो जगह है यहाँ पे कुछ नहीं है, ना वायुमंडल है, कोई भी यहाँ पे माध्यम नहीं है। तो वहाँ से प्रकाश की किरणें निर्वात में चल के आ रही हैं। तो ये पता चला कि प्रकाश तरंग कैसी तरंग है? अयांत्रिक तरंग है, क्योंकि इसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे देखिए, इसमें यांत्रिक तरंगों में आपको बताया गया था ध्वनि तरंग और जल तरंग जो थी वो कैसी थी? यांत्रिक तरंग, क्योंकि उनको चलने के लिए माध्यम चाहिए। तो ये हमने ध्वनि वाले टॉपिक में पढ़ा था। यहाँ से सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अयांत्रिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रकाश तरंगों को चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, इसलिए इसको कैसी बोलते हैं? अयांत्रिक तरंग। निर्वात में भी चल सकती हैं। दूसरा इसमें ध्यान रखना है, प्रकाश तरंगें कैसी हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ से आपको पता चला कि तरंगों में सिर्फ ऊर्जा का प्रवाह होता है, पदार्थों का प्रवाह नहीं होता। और तरंग कितने प्रकार की हैं? यांत्रिक और अयांत्रिक। और जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं प्रकाश, वो तरंग कैसी है? अयांत्रिक, क्योंकि इसको चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए। उसके बाद आगे इसमें देखिए, प्रकाशिकी किसे कहा जाता है? प्रकाशिकी इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑप्टिक्स। यदि आप प्रकाश तरंगों के गुणों के बारे में अध्ययन कर रहे हो, प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन कर रहे हो, तो उससे संबंधित जो विज्ञान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी। ये की शब्द कहीं पे भी आए, की का अर्थ होता है अध्ययन। जैसे इंग्लिश में शब्द आता है लॉजी, लॉजी शब्द आता है, इसका मतलब होता है अध्ययन। जैसे बोला जाता है बायोलॉजी, तो जीवों का अध्ययन जो है उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी। यहाँ पे की शब्द है हिंदी में, हिंदी में ध्यान रखना है, इसे अध्ययन कहा जाता है की शब्द को। जैसे आप लोग बायोलॉजी में एक पढ़ेंगे आनुवांशिकी, इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स। अब यहाँ की का मतलब यानी आनुवांशिकता, वंशक्रम, इनका यदि अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी। तो अध्ययन की जो शाखा है उसके आगे क्या लग रहा है आपका? की। तो प्रकाशिकी, प्रकाश से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, इनके गुणों का जो भी आप प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन कर रहे हो, उसे क्या कहा जाता है? प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स कहा जाता है। उसे संबंधित विज्ञान कहलाता है प्रकाशिकी। आगे इसमें ध्यान रखिए, तो पहला पॉइंट तो आपको पता चला कि प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, और कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखना है आपको कि कैसी तरंग है? अयांत्रिक तरंग है, क्योंकि इसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है, निर्वात में भी चल सकती है। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि दिशा के आधार पे, कि तरंगों में कणों की जो दिशा है उस आधार पे तरंगों को दो भागों में बांटा जाता है। दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है अनुप्रस्थ,
और एक होती हैं अनुदैर्घ्य। इसमें ध्यान रखेंगे, अनुप्रस्थ तरंगें जो हैं वो इस प्रकार से चलती हैं। इस प्रकार से चलने का मतलब है तरंग तो इस तरीके से जा रही है और माध्यम के जो कण हैं वो कंपन कैसे करते हैं, ऊपर नीचे। यानी तरंगों की दिशा और कणों के कंपन की दिशा में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ऐसी वाली तरंगें कहलाती हैं अनुप्रस्थ। ये आपको देखने को मिलती हैं जल में। पानी में यदि अपन पत्थर फेंकते हैं तो इस तरीके की लहरें उठ के आ रही हैं। तो यहाँ देखना आप, वो जो तरंगे हैं वो कौन सी हैं, अनुप्रस्थ है। अनुदैर्घ्य तरंगे हमने ध्वनि टॉपिक में पढ़ा था, जिसमें बताया था तरंग भी इसी दिशा में और कणों का कंपन जो है वो भी इसी दिशा में। ये पहला कण जो है अपना कंपन दूसरे कण को शिफ्ट करेगा, दूसरा कण भी एक बार आगे एक बार पीछे भागेगा। इस तरीके से ये कंपन जो है अगले कणों तक क्या होते जाते हैं, शिफ्ट होते जाते हैं। तो कणों का कंपन इस दिशा में और तरंग की दिशा भी जो है वही है। तो ये समानांतर होने के कारण ये वाली तरंग कौन सी कहलाती है, अनुदैर्घ्य। तो ध्वनि तरंग तो कैसी हैं, अनुदैर्घ्य। जल तरंग कैसी हैं, अनुप्रस्थ। अब यदि प्रकाश के बारे में पूछा जाए तो प्रकाश भी कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ। तो ये आपको 3 पॉइंट समझा दिए गए हैं कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है प्रकाश कैसी तरंग है। प्रकाश की तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंग। दूसरा ध्यान रखना है कैसी है, अयांत्रिक, किसको, क्योंकि इसको चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए। तीसरा दिशा के आधार पे देखेंगे तो ये कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ को इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। उसके बाद आपको बता दिया गया कि प्रकाशिकी किसे कहा जाता है। तो प्रकाश से संबंधित गुण, प्रकाश की प्रकृति या इससे संबंधित जो घटनाएं हैं उनको यदि आप पढ़ रहे हो तो आप क्या पढ़ रहे हो, प्रकाशिकी पढ़ रहे हो, जिसको इंग्लिश में। अब देखिए आगे हम देखते हैं प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। यानी प्रकाश एक कण की तरह से आचरण करता है या तरंग की तरह से आचरण करता है। तो प्रकाश के बारे में थोड़ा सा स्पेशल है। आपने ध्वनि पढ़ा था तो ध्वनि के बारे में पढ़ा था कि ध्वनि तरंगें होती हैं, ध्वनि कण नहीं होते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है प्रकाश जो है दोनों तरीके से आचरण करता है, तरंग के तरीके से भी आचरण करता है और कण के तरीके से भी। तो इसलिए प्रकाश की प्रकृति कैसी है, दोहरी प्रकृति है। और दोहरी प्रकृति को हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। यानी कैसी प्रकृति आ गई, ड्यूअल नेचर, दोहरी प्रकृति। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स या सिद्धांतों के माध्यम से पता चला कि तरंग की तरह भी आचरण कर रहा है और किसकी तरह, कणों की तरह आचरण भी कर रहा है। तो कणों के लिए जो है कौन सा सिद्धांत आया था, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। इसमें कहा गया था कि जैसे मान लीजिए सूर्य से ये प्रकाश की तरंगें आ रही हैं, लेकिन ये छोटे छोटे पैकेट्स में आती हैं। लाइट के या प्रकाश के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं और उन पैकेट्स को क्या कहा जाता है, फोटोन। यानी कणों के रूप में प्रकाश आ रहा है। ये बात जो है ये किसने बताई, आइंस्टीन ने बताई। तो ध्यान रखना है कि कण की तरह आचरण कर रहा है प्रकाश, ये किस सिद्धांत से पता चलता है, प्रकाश के फोटोन सिद्धांत से। फोटोन्स क्या होते हैं, प्रकाश के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। अब उसके बाद आगे ध्यान रखिए, यहाँ जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था हाइगेंस। इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश तरंग की तरह आचरण करता है। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत तो किसका दिया हुआ है, हाइगेंस का। और कणों के लिए जो फोटोन सिद्धांत है वो किसका दिया हुआ है, आइंस्टीन का। तो ये दोनों सिद्धांत याद रखने हैं, वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं। और इन्हीं से आपको पता चल रहा है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, दोहरी। इसके क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है। पहला ऑप्शन दे दिया आपको तरंग की भांति आचरण करता है, दूसरा दे दिया कणों की भांति, और तीसरा दे दिया उपरोक्त सभी, यानी दोनों जो ऑप्शन दे रखे हैं, या फिर लिखा आता है दोहरी प्रकृति होती है। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे देखिए, इसमें अगली चीज है इसमें प्रकाश की गति। यदि प्रकाश की गति पूछी जाए तो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी इतनी स्पीड होती है, इतनी तेज गति है। इसी के साथ हमने ध्वनि वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ध्वनि का वेग है वो है 332 मीटर प्रति सेकंड। अब इन दोनों आंकड़ों को आप तुलना कीजिए, वो तो है 3 × 10⁸, यानी 3 के आगे कितनी डिजिट लग रही हैं, 8 और लग रही हैं। और ये कितना है, 332 मीटर प्रति सेकंड। दोनों आंकड़ों की तुलना करोगे तो इसमें पता चल रहा है कि प्रकाश का वेग बहुत ज़्यादा है, किसकी तुलना में, ध्वनि की तुलना में। और इन्हीं आंकड़ों पर आधारित आपको 2-3 क्वेश्चन बताए थे। एक क्वेश्चन तो ये था कि आकाश में जब बिजली चमकती है तो बिजली चमकते समय
बिजली का चमकना हमें पहले दिखाई दे जाता है और उसकी गड़गड़ाहट जो है वो बाद में सुनाई देती है। तो इसका उत्तर यही देना है कि प्रकाश का वेग क्या होता है, बहुत तेज या बहुत ज्यादा, किससे, ध्वनि से, इसलिए प्रकाश जो है हमारे पास पहले आ जाता है और उसकी आवाज जो है वो बाद में आती है। दूसरा आपको बताया था इसमें कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जब हम टीवी ऑन करते हैं तो स्क्रीन पे हमें लाइट पहले दिखाई देती है और आवाज कई देर बाद सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है। तो इसमें भी यही ध्यान रखिए कि प्रकाश का वेग ध्वनि की तुलना में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो प्रकाश यानी लाइट हमारे पास पहले आ जाती है और जो साउंड है वो बाद में आता है। तो ये क्वेश्चन इस पे आधारित, इन आंकड़ों पे आधारित है। और प्रकाश की गति जो है डायरेक्ट ये भी पूछ ली जाती है, तो 3 × 10⁻⁴मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इसमें ध्यान रखिए, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में, ये ध्यान रखिए, पृथ्वी, चारों ओर वायुमंडल और यहाँ सूर्य, सूर्य से प्रकाश जो है पृथ्वी तक आ रहा है तो उसमें कितना टाइम लग रहा है। तो ये आंकड़ा भी आपको याद करना है, इसमें टाइम लग रहा है 8 मिनट और 19 सेकंड का। और ये लगभग पूरा सेकंड्स में देखा जाए तो 499 सेकंड होते हैं। तो किसी में भी यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में औसत टाइम कितना लग रहा है, तो औसत आपको ध्यान रखना है 8 मिनट 19 सेकंड, और सेकंड्स में पूछा जाए तो 499 सेकंड। उसके बाद आगे देखिए, इसमें चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है, तो ये है 1.28 सेकंड। अब एक चीज और ध्यान रखिए, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा एक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है। अब खुद का प्रकाश नहीं है तो चंद्रमा फिर हमें चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है। सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी की सतह पे चंद्रमा की सतह पे जाता है और चंद्रमा से टकरा के हमारी पृथ्वी पे पड़ रहा है। तो टकरा के आने से ये चंद्रमा हमें कैसा दिखाई दे रहा है, चमकता हुआ। अब जो भी चीज तरंग टकरा के आती है उस घटना को बोलते हैं परावर्तन। ध्वनि चैप्टर में भी पढ़ा था और अभी प्रकाश वाले चैप्टर में भी इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे हम, परावर्तन को। तो आपको ये पता चला कि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है। सूर्य में खुद का प्रकाश इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर गैसें भरी होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, इस तरीके की, और इनमें अभिक्रियाएं चलती हैं। तो उन अभिक्रियाओं के कारण यहाँ ताप और जो प्रकाश है वो उत्पन्न होता है। तो सूर्य का तो खुद का प्रकाश है, इसीलिए हम सूर्य को गैस का गोला बोलते हैं। लेकिन जो पृथ्वी के चारों ओर एक प्राकृतिक उपग्रह घूम रहा है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है चंद्रमा ही है। चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है। सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं वो उसकी सतह से टकराकर हमारी आंखों में पड़ रही हैं, उसकी वजह से हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ देखिए कि चंद्रमा से कौन सा प्रकाश, परावर्तित, यानी खुद का प्रकाश नहीं है, परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है, 1.28 सेकंड का। यानी लगभग 1 सेकंड के अंदर प्रकाश हमारे पास आ जाता है। तो आपको पता चला कि चंद्रमा की दूरी जो है वो पृथ्वी से क्या है, कम है, जबकि सूर्य की दूरी क्या है, ज्यादा है। इसलिए जो टाइम लग रहा है वो मिनट में लग रहा है, 8 मिनट और 19 सेकंड। तो ये कुछ आंकड़े याद करने हैं। पहला तो हो गया प्रकाश की गति, कितना हो गया, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक चीज और ध्यान रखिए, ये आंकड़े याद कर जाते हैं, लेकिन जब 4 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको तो उसमें यहाँ पे चारों ऑप्शन में 3 × 10⁸ दे दिया, और फिर साइड में मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरीके से जो ये यूनिट है ये चेंज कर दी जाती हैं। इसलिए पूरा याद रखना है कि प्रकाश की गति कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और इसी के साथ एक आंकड़ा जो हमने पहले पढ़ा था उसको भी याद कर लिया, ध्वनि की गति कितनी है, 332 मीटर प्रति सेकंड। और प्रकाश जो है सूर्य से पृथ्वी तक आ रहा है, कितना टाइम लग रहा है, 8 मिनट और 19 सेकंड। और चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जो है पृथ्वी तक आ रहा है तब कितना टाइम लग रहा है, सेकंड में ही लग रहा है, वो है 1.28 सेकंड। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखिए, इसमें ये जो गति वाला पढ़ा है इसमें एक अप्लाइड क्वेश्चन और बनता है। इसमें आपने देखा प्रकाश कैसी तरंग है, अयांत्रिक तरंग, यानी निर्वात में प्रकाश चल सकता है। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद जो 3 माध्यम हैं, ठोस, द्रव और गैस, उसमें कण सबसे ज्यादा दूर दूर किस में होते हैं, गैस में। तो दूसरा नंबर किसका है, गैसीय माध्यम का, प्रकाश की गति की लिए। तो प्रकाश की गति सबसे ज्यादा किस में है, निर्वात में। फिर उसके बाद बात करेंगे गैसीय माध्यम में,
फिर बात करेंगे द्रव में, उसके बाद सबसे कम गति किस में होती है, ठोस में। लेकिन ध्वनि जो है, ध्वनि के लिए विपरीत है। ध्वनि वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि ध्वनि तरंग जो है कैसी तरंग है, यांत्रिक तरंग है। और यांत्रिक का मतलब है चलने के लिए माध्यम चाहिए। यानी इसकी बात करोगे तो निर्वात में तो ध्वनि तरंग चल ही नहीं सकती, और निर्वात में यदि ध्वनि का वेग पूछा जाए तो होता है 0 मीटर प्रति सेकंड। ये जो आपने इसमें चार्ट बनाया है इसी को उल्टा करना है। ध्वनि का वेग जो है सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में। उससे कम किस में मिलेगा आपको, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद उससे कम मिलेगा द्रव में, और द्रव से कम मिलेगा गैसीय माध्यम में, और सबसे कम यानी जहाँ ध्वनि तरंगे चली नहीं रही हैं वो कौन सा है, निर्वात। कितना आ जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि ऑप्शन आ जाते हैं 4, और उन ऑप्शंस में आपको इनके उदाहरण दे दिए जाते हैं। जैसे ठोस की जगह लिख दिया एल्यूमिनियम, द्रव की जगह लिख दिया जल H2O, गैसीय माध्यम की जगह लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या लिख दिया, निर्वात। फिर पूछा गया कि इनको क्रम से जमाइए, बढ़ते हुए वेग या घटते हुए वेग, और किसका वेग, या तो प्रकाश का या ध्वनि का। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किसमें है, निर्वात में है, जबकि ध्वनि का वेग निर्वात में कितना है, 0 है। तो ये विपरीत है एक दूसरे के। उसके बाद अब आगे देखिए आप, प्रकाशीय स्रोत के आधार पे वस्तुओं को हमने अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। तो स्रोत के आधार पे जो देखेंगे, पहली प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं वो है प्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जिनका खुद का प्रकाश होता है, इन्हें हम ल्यूमिनस बॉडी बोलते हैं। क्या कहा जाता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोल दो, ये ल्यूमिनस बॉडी प्रदीप्त, जिनका खुद का प्रकाश है। अब आप अपने आसपास कौन सी वस्तुएं देखते हो, ये उदाहरण पूछे जाए तो एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे आप देखते हो बल्ब है, मोमबत्ती है, इनका खुद का प्रकाश है। सूर्य है, अभी बताया था आपको, सूर्य का खुद का प्रकाश है। सूर्य एक गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम गैस भरी हुई है, और उसका खुद का प्रकाश है। तो ये तो कौन सी हो गई, प्रदीप्त। अदीप्त यानी नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस वस्तुएं वो होती हैं जिनका खुद का प्रकाश नहीं है। अब वो दिखती कैसे हैं वो बताते हैं आपको। नॉन ल्यूमिनस, जिसमें जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है वो है आपका चंद्रमा, क्योंकि अभी आपको बताया था चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है। और जितनी भी आपके आसपास वस्तुएं हैं, जैसे टेबल है, चेयर है, ये सारी चीजें कैसी हैं, अदीप्त हैं। इनमें से खुद में से प्रकाश नहीं निकल रहा। सभी वस्तुएं हमें क्यों दिखती हैं, जैसे कि आपको ध्यान रखना है, अभी बताया था पृथ्वी चारों ओर चंद्रमा चक्कर काट रहा है, और यहाँ है सूर्य। सूर्य, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन सूर्य की जो किरणें हैं वो इसकी सतह पे आके पड़ती हैं और परावर्तित होके टकरा के हमारे पास आ रही हैं। उसकी वजह से ये हमें चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी खुद का प्रकाश न होके कौन सा प्रकाश है, परावर्तित प्रकाश है। इसलिए ये कैसी वस्तु है, अदीप्त है। तो अदीप्त का उदाहरण पूछा जाए तो एक तो हो गया चंद्रमा, और दूसरा उदाहरण कौन सा है, बाकी आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं। उसके बाद आगे देखिए, इसमें से कुछ वस्तुएं होती हैं पारदर्शक। पारदर्शक जो है, इंग्लिश में इसको बोल देते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट वस्तुएं वो होती हैं जिनमें से प्रकाश जो है वो आर पार निकल जाता है। और आर पार निकलने वाला अच्छा उदाहरण है आपके पास कांच। खिड़की में कांच लगा हुआ है तो आप देखना बाहर से जो रोशनी है वो अंदर आ जाती है, यानी आर पार निकल रहा है। वो वस्तुएं कौन सी हो गई, पारदर्शी। उसके बाद होती हैं अर्धपारदर्शी। अर्धपारदर्शी हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। क्या कहा जाता है, ट्रांसल्यूसेंट। इसका भी एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, तेल में भीगा हुआ कागज है, तो तेल में भीगा हुआ कागज का टुकड़ा आप देखेंगे तो उसमें आर पार क्लियर नहीं दिख पाता, थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। वो क्या कहलाता है, अर्धपारदर्शी, यानी पूरी तरीके से प्रकाश की किरणें जो है उसको पार नहीं कर पा रही हैं। और एक है अपारदर्शक, यानी जिनमें से बिल्कुल भी किरणें जो हैं वो निकलती नहीं हैं, आर पार नहीं जाती हैं, उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं ओपेक। और ओपेक जितनी भी आपके आसपास वस्तुएं हैं अधिकतर ओपेक ही मिलेंगी। उदाहरण यदि देखें तो जैसे पत्थर है, इसमें से कोई भी प्रकाश जो है इधर उधर पार नहीं हो रहा है। ईंट है, ये सब कैसी वस्तुएं हैं, अपारदर्श।
तो इस तरीके से इनका वर्गीकरण किया गया है। जिनका खुद का प्रकाश है वो तो प्रदीप्त, जिनका खुद का नहीं है वो अदीप्त, जिनमें से प्रकाश पार हो जाता है वो है पारदर्शक, आधा पार होता है अर्ध पारदर्शक, और बिल्कुल भी पार नहीं होता है वो है अपारदर्शक। ये जो इतने बताए इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो है चंद्रमा वाला, कि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, कैसा प्रकाश है, परावर्तित। और एक है अर्ध पारदर्शक पूछा जाता है, तो अर्ध पारदर्शक में आपको ध्यान रखना है तेल में भीगा हुआ कागज जो है वो अर्ध पारदर्शक है, क्योंकि उसमें से आधी किरणें जो हैं प्रकाश की निकल पाती हैं, सारी प्रकाश जो है वो पार नहीं हो पाता है। अब उसके बाद इस टॉपिक में जो मेन चीजें हैं वो ये घटनाएं हैं और इनसे संबंधित उदाहरण पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहली है परावर्तन, दूसरी है अपवर्तन, तीसरी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और चौथी जो है वो है वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन और विवर्तन। ये 6 घटनाएं बताई हैं आपको, और इन 6 में आपको उदाहरण से संबंधित अधिकतर क्वेश्चन आते हैं और ये आपस में मिक्स हो जाती हैं, इसलिए डायग्राम से इनको बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा। तो एक एक घटना को इसमें देखिए। सबसे पहला आपको क्या दे रखा है, परावर्तन। ये हमने ध्वनि वाले टॉपिक में भी पढ़ा था। परावर्तन का मतलब होता है टकराकर वापस जाना। तो यहाँ देखिए, कोई भी चिकनी सतह से तरंग का टकराकर वापस जाना क्या कहलाता है, परावर्तन। अब ये जो किरण यहाँ पे आके गिर रही है, इस किरण को कहा जाता है आपतन किरण। क्या कहा जाता है, आपतन किरण। जो टकरा के वापस जा रही है उसे कहा जाता है परावर्तन किरण। ये बीच में हमने जो रेखा खींच रखी है ये है अभिलंब। अभिलंब यानी इस सतह से वो कितने डिग्री बना रही है, 90 डिग्री। तो परावर्तन घटना समझ में आई, टकराकर वापस जाना क्या कहलाता है, परावर्तन। अब यहाँ ध्यान रखिए, इस अभिलंब के साथ जो यहाँ पे कोण बन रहा है, आपतन किरण का और अभिलंब का जो दोनों का मिलके कोण बन रहा है उसको हम आई से दर्शाते हैं, और इस आई को हम आपतन कोण बोलते हैं। ये कौन सा कोण कहलाता है, आपतन कोण, और दर्शाया जाता है आई से। इधर जो कोण बन रहा है अभिलंब और परावर्तित किरण का, इसे हम आर से दर्शाते हैं और इसे परावर्तन कोण कहा जाता है। आर, परावर्तन को इंग्लिश में हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और इसको रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, ये वाला कोण कौन सा हो गया, परावर्तन, और ये वाला कोण कौन सा है, आपतन। अब परावर्तन का एक नियम है। परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी आई हमेशा किसके बराबर होगा, आर के बराबर। तो पहले तो आपने घटना को समझा कि टकराकर वापस जाना क्या कहलाता है, परावर्तन। दूसरी चीज आपने क्या समझी कि जो कोण बन रहे हैं आपतन वाला और परावर्तन वाला, ये कोण सदैव बराबर होंगे। तो इस पे आधारित हमसे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, और वो किस तरीके से पूछे जाते हैं वो देखिए। इसमें पूछा जाता है कि एक चिकनी सतह पर कोई किरण आपतित हो रही है, और कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। कोण को हम डिग्री में नापते हैं, तो वो परावर्तित कितने डिग्री पे होगी। तो हमें नियम से पता है, परावर्तन का नियम क्या है कि आपतन कोण सदैव किसके बराबर होगा, परावर्तन के। तो वो भी कितने पे परावर्तित होगी, 30 डिग्री पे। ये सिंपल क्वेश्चन बना के पूछ लिया। या फिर कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि आपतन और परावर्तन, इन दोनों का जोड़ जो है, इन दोनों का जोड़ है मान लीजिए 120 डिग्री। अब बताइए आपतन कितना होगा। तो हमें पता है ये दोनों भाग बराबर हैं, तो 120 के आप टुकड़े कर देंगे, ये 60 का है और ये कितने का है, 60 का। इसके अलावा इस क्वेश्चन को और बढ़ाया जा सकता है। आप ध्यान रखिए, यहाँ से यहाँ तक का कितने डिग्री है, 90 डिग्री। आपसे पूछा गया कि आपतन कोण तो कितना है, 30 डिग्री, यानी ये वाला कोण कितना है, 30 डिग्री। और पूछा गया कि आपतन कोण जो सतह है उस सतह से आपतन तरंग सतह के साथ कितना कोण बना रही है, यानी ये वाला कोण पूछ रहे हैं। तो पूरा तो है 90, और आपतन बता दिया है, आपतन कितना है, 30, और जो सतह के साथ नीचे कोण बन रहा है वो पूछा गया है। तो 90 में से आपको क्या करना है, 30 माइनस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 60। ये जो हम एमसीक्यूज करेंगे अगली क्लास में, उसमें क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे। तो यहाँ आपको समझ में आया कि इस नियम के आधार पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। अब उसके बाद आगे देखिए, घटना कौन सी है इसमें, अगली घटना है अपवर्तन। अपवर्तन में टकरा के वापस नहीं जाती, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तरंग जो है निकल जाती है। अब यहाँ पे 3 केस बनाए हमने, 3 केस जो है उसमें ध्यान रखना है। माध्यम जो है अभी आपने देखा कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठोस,
द्रव और गैसीय माध्यम हो सकता है, और कोई भी माध्यम नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं, निर्वात। खाली जगह है, वैक्यूम है, उसे हम क्या बोलते हैं, निर्वात। लेकिन अब यहाँ दो नाम बताए जा रहे हैं, एक नाम है सघन और एक है विरल। इंग्लिश में सघन को बोल देते हैं डेंस और विरल को बोल देते हैं रेयर। अब ये दो मीडियम हैं, ये दोनों तुलनात्मक शब्द हैं। दो माध्यम आमने सामने आएंगे तभी आपको पता चलेगा कौन सा सघन है और कौन सा विरल है। जैसे आप सिंपल सा उदाहरण देख लीजिए, दो व्यक्ति हैं यहाँ पे, एक ए है और एक बी है। आपको इनकी लंबाई की तुलना कराई गई तो दोनों को यदि सामने लाया गया, आपने कहा कि ए जो है वो बी से क्या है, लंबा है। लेकिन ये जो लंबा शब्द है इससे तुलना की गई है, लेकिन यदि यहाँ पे हमने सी को लाके खड़ा कर दिया तो इसकी तुलना में ए क्या हो चुका है, अब छोटा हो चुका है। तो इसमें ध्यान रखा आपने कि ये लंबाई का जो हमने तुलना की है, उसी तरीके से माध्यम में भी तुलना करके पता चलेगा कि माध्यम सघन है या विरल है। सघन में कण क्या होते हैं, पास पास, और विरल में जो कण हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर। अब उदाहरण देखिए, आपके सामने माध्यम है ठोस और कौन सा है, एक माध्यम है द्रव यानी जल ले लिया, और दूसरा माध्यम है ठोस, इसमें उदाहरण ले लिया कांच। कांच में कण क्या होते हैं, पास पास, और जल में इसकी अपेक्षा कण क्या है, दूर दूर। तो इन दोनों की तुलना की तो ये तो सघन है और जल कैसा है, विरल है। लेकिन एक दूसरा उदाहरण लिया जिसमें हमने देखा जल है और इधर गैसीय माध्यम है। अब इन दोनों की तुलना करोगे तो इसमें कण क्या है, पास पास है, और इधर कण क्या है, दूर दूर। तो गैस कैसा हो गया, विरल, और जल कैसा हो गया, सघन। तो यही जल जो यहाँ पे कैसा था, विरल, इस उदाहरण में कैसा था, विरल, इस उदाहरण में कैसा हो चुका है, सघन। तो पता चला ये तुलनात्मक शब्द हैं, दो माध्यम की तुलना करेंगे तब पता चलेगा कि कौन सा सघन है और कौन सा विरल है। अब यहाँ अपवर्तन में ये चीजें आपको क्यों बताई जा रही हैं, अभी आपने पढ़ा कि अपवर्तन क्या चीज है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में निकलना। तो यहाँ ये हमने एक सतह बना दी, यहाँ एक माध्यम है, यहाँ एक माध्यम है, बीच में हमने अभिलंब खींच ली। अब इसमें ध्यान रखिए, अगर यहाँ माध्यम सघन है और यहाँ माध्यम विरल है, उदाहरण ले लीजिए, इधर कांच है और इधर जल है, तो सघन से यदि विरल में तरंग आएगी तो वो इस अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। और इसी का विपरीत यदि विरल से किस में आ रही है, सघन में, तो इसमें ध्यान रखना है, विरल से सघन में आती है तो वो अभिलंब के क्या आएगी, पास आएगी। अब आपको यहाँ से अपवर्तन का क्या पता चला कि अपवर्तन एक तो टकरा के जाना, वापस जाना नहीं होता है। हमने जो पढ़ा था परावर्तन, परावर्तन होता है टकराकर वापस जाना। अपवर्तन क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाना और अपने पथ से क्या हो जाना, विचलित हो जाना, क्योंकि ये सीधी नहीं आई है, पथ से क्या हो गई, विचलित हो गई। और फिर इसके कितने केस बना दिए हमने, दो। यदि सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब के क्या आ जाएगी, पास आ जाएगी। एक केस और हो जाता है, माध्यम चेंज ही नहीं किया फिर भी बीच में बॉर्डर बना रखा है, सेम माध्यम है, तो वो इस अभिलंब के समानांतर निकल जाएगी, अपने पथ से जो है विचलित नहीं होगी, या तो समानांतर निकल जाएगी या इस तरीके से चली जाएगी, यदि उसको आड़ी या तिरछी हमने उसमें फेंका है तो। इसमें ध्यान रखेंगे आप, कितने केस बन चुके हैं, तीन केस। पहला केस क्या बना, सघन से विरल में जाना, दूसरा बना विरल से सघन में आना, और तीसरा था उसी माध्यम में जाना। तो यहाँ ध्यान रखेंगे ये है अपवर्तन। अब इसको एग्जाम में याद किस तरीके से रखा जाएगा उसकी छोटी सी ट्रिक बताई जाएगी। तो अब ये जो तीन केस बताए हैं इसमें ध्यान रखिए, अभिलंब के क्या हो रही है, पास आ रही है, अभिलंब के पास आ रही है तो इधर माध्यम कौन सा है, विरल, और इधर कौन सा है, सघन। ये अभिलंब से क्या हो रही है, दूर जा रही है, तो इधर सघन माध्यम है और इधर कैसा है, विरल। और यहाँ ध्यान रखेंगे माध्यम चेंज नहीं हुआ है, माध्यम सेम ही है, तो वो क्या हो जाएगी, अभिलंब के समानांतर निकल जाएगी। अब यहाँ ध्यान रखिए, ये वाला जो कोण है जितने पे ये गिरी है उस कोण को वापस हम कहेंगे आपतन कोण। ये वाला कोण आई जो है ये फिर क्या कहलाएगा, आपतन कोण। लेकिन ये वाली जो किरण है इसे अपवर्तन किरण कहेंगे। ये घटना कौन सी हुई है, अपवर्तन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या हो गई, पार हो गई,
जबकि ये टकरा के गया था उसे क्या बोल रहे थे, परावर्तन। तो यहाँ जो अभिलंब के साथ कोण बनेगा वो कोण क्या कहलाएगा, उसको भी आर से दर्शाएंगे, क्योंकि अपवर्तन को इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्रैक्शन। ये तो है रिफ्लेक्शन और ये क्या है, रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे ये वाला कोण कौन सा है, अपवर्तन कोण। ऐसा ही यहाँ है आई और ये आर, और यहाँ है ये समानांतर निकल गई है। अब देखिए इसमें इसमें क्या बताया, यहाँ आपने देखा कि परावर्तन का नियम क्या था कि दोनों बराबर होंगे, आई और आर क्या होंगे, बराबर। जबकि यहाँ ध्यान रखना है कि ये इससे क्या हो रहा है, छोटा। अगर विरल से सघन में जा रहे हैं तो अपवर्तन कोण कैसा आ रहा है, छोटा, जबकि सघन से विरल में जा रहे हैं तो अपवर्तन कोण क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। एग्जाम में ये कंफ्यूज ना हो कि विरल से सघन में गई है तब अभिलंब की ओर झुकी है या उससे दूर गई है, ये याद करने का एक छोटा सा ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। सघन विरल से किस में जा रही है, सघन में। सघन में कण क्या होते हैं, पास पास, तो ये भी अभिलंब के क्या आ जाएगी, पास आ जाएगी। यहाँ ध्यान रखना है सघन से किस में जा रही है, विरल में। विरल में कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो ये भी अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन। तो परावर्तन घटना समझ में आई। दूसरी घटना कौन सी हो गई, अपवर्तन। इंग्लिश में नाम हो गए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब इनसे ही मिलती जुलती एक घटना और है जो एग्जाम में कंफ्यूज कराती है, वो कौन सी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपको क्यों समझाया जा रहा है, देखिए यहाँ पे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में निकलना, पथ से विचलित होना क्या कहलाता है, अपवर्तन। अब यहाँ इसमें शर्त है ये घटना होने के लिए, सबसे पहली शर्त कि तरंग जो है, प्रकाश की तरंग सघन से किस में जानी चाहिए, विरल में। तो सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। तो यहाँ देखिए पहले हमने मान लीजिए कोण ये बनाया, तो ये इससे क्या होती जा रही है, दूर हटती जा रही है। कोण को हम बढ़ाते चले गए, ये इससे दूर हटती जाएगी हटती जाएगी। लास्ट में हमने ये कोण और बढ़ा दिया, पहले छोटा रखा था कोण तब ये इतनी आ रही थी, फिर और बढ़ाया, फिर ये और दूर हटी। ऐसे करते करते लास्ट में किधर चली गई, इस साइड, उसी माध्यम के अंदर चली गई। अब यहाँ घटना कौन सी हो गई है, टकराकर वापस चली गई है, इस माध्यम से इस माध्यम में नहीं आ रही है। टकरा के वापस जाना कौन सी घटना कहलाती है, परावर्तन। इसलिए इस घटना का नाम हमने क्या रखा, परावर्तन। उसी माध्यम में आ गई, जिस माध्यम से गई थी उसी माध्यम के अंदर वापस आ गई, इसलिए इसे आंतरिक कहा जाता है। और पूरी तरीके से आ गई है इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। घटना यहाँ पे शुरू में कौन सी चल रही थी, अपवर्तन। यहाँ से तरंगे जो हैं इस माध्यम में जा रही थी और अभिलंब से क्या हो रही थी, दूर हट रही थी। लेकिन हम आपतन कोण जो है इसका मान बढ़ाते गए और बढ़ाते बढ़ाते इसको यहाँ से अभिलंब से दूर होती गई है और होते होते इधर आ गई। इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए दो शर्त होती हैं। पहली शर्त तो ये होती है कि प्रकाश की तरंग जो है वो सघन से किस में जानी चाहिए, विरल में। दूसरी शर्त ये होती है कि जो आपतन कोण है वो सदैव किससे बड़ा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से। अब ये क्रांतिक कोण क्या होता है, इसको समझिए आप। इसमें ध्यान रखना है, ये अभिलंब थी, शुरू में यहाँ पे इतने आपतन कोण पे फेंका तो ये इतनी दूर हटी, फिर ये कोण और बढ़ाया, ये और दूर हटेगी। ये कोण हमने इतना बढ़ा दिया कि ये वापस इस साइड आ गई, इससे दूर होते होते इस साइड आ गई। तो घटना कौन सी हो गई, वापस टकरा के आना क्या कहलाता है, परावर्तन। और ये घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ध्यान रखिए, यहाँ एक आपतन कोण था, इस कोण पे जब आपने तरंग को फेंका तो ये इतनी हटी है, यानी इस अभिलंब से कितने डिग्री का कोण बनाया है, 90 डिग्री का। ये वाला कोण जो है, ये वाला आपतन कोण कहलाता है क्रांतिक कोण। इस आपतन कोण को क्या नाम दिया जाता है, क्रांतिक कोण। अब इसकी परिभाषा सुनिए, आपसे पूछा जाए क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, तो क्रांतिक कोण वो वाला आपतन कोण है जिस पर अपवर्तन कोण कितना मिलता है, 90 डिग्री। जिस पर अपवर्तन 90 मिले उसे क्या कहा जाता है, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण किसे कह रहे हैं, आपतन कोण को कह रहे हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए कितनी शर्तें हैं, दो। एक तो सघन से किस में जानी चाहिए, विरल में, तभी वो दूर हटेगी। और दूसरा ध्यान रखना है, आपतन कोण इतना बढ़ाओ
कि वो किससे बड़ा हो जाए, क्रांतिक से, क्योंकि क्रांतिक तक बढ़ाओगे तब तक तो आपको अपवर्तन कितना मिलेगा, 90। इसको और बड़ा करोगे तभी ये इस साइड जाएगी। उसके बाद आगे देखिए इसमें